कमाने का कोई जरिया नहीं था। फिर मैंने शुरुआत किया अपना एक क्लिनिक, एक दवा के दुकान के पीछे से। 5 रुपए फीस। 4 दिन तक मेरे पास कोई पेशेंट नहीं आया। मैं बोला ये कौन सी जिंदगी है, मैं किस लिए डॉक्टर बनाऊं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। 5 रुपया भी कोई देना नहीं चाहता है। उस समय पटना की धरती पर प्रैक्टिस करना बहुत कष्ट है। तो एक बात हमेशा सबसे आती है, बिहार क्यों आए। मेरा नाम डॉक्टर अमूल्य है। मैं पटना में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। पटना की प्राचीन जो इतिहास रही है, मैं वहीं से जन्म लिया और नॉर्थ बिहार में एक जगह है पूसा, मेरा जन्म वहां हुआ। पूसा से बाद मैं पटना आया। बचपन की जो बातें हैं वो पटना में पढ़ाई लिखाई हुई, साइंस कॉलेज में पढ़ाई किया। हर माता पिता की एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा अगर उनसे अच्छा बन पाए। मुझे भी मेरे पिताजी ने, माताजी ने मौका दिया अच्छे से पढ़ने का, आगे बढ़ा। मैं जब डॉक्टर बन के आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, जिसको सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय बोला जाता है, वहां से पढ़ाई करके मैं सेना की नौकरी में जाना चाहता था। लेकिन घर का सबसे छोटा बच्चा था। मां ने कहा बेटा तुमको पटना वापस आना। मैं बोला यार पटना क्यों बुला रही हो, कहीं भेज दो, बिहार मत बुलाओ। क्योंकि पता हमेशा लगता था बिहार के बाहर दुनिया है, मैं कुछ नहीं हूं। और उसके बाद जब मैं पटना आया, क्योंकि एक माता का प्यार था जिसने मैं आ चुका था यहां, लेकिन उसके बाद यहां आने के बाद वह एक जंग शुरुआत हुई। क्योंकि एक बार जब आप कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मैं दुनिया में सब कुछ खुद कर सकता हूं। मेरे पिताजी एक चिकित्सक थे। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरा बचपन बहुत तंगी में बीता, लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद कहीं ना कहीं एक घमंड आ जाता है। मैं अपनी पत्नी का क्यों बोझ अपने माता पिता पे दूं। 1991 6 मार्च मेरी शादी हुई, बहुत धूमधाम से किया गया। उसके बाद वो एक जंग शुरुआत हुई। डॉक्टर मैं बना था, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया था। मेरी पत्नी उस समय 2nd ईयर की मेडिकल की छात्रा। आजकल के जमाने में बोला जाए 18 वर्ष की उम्र की, 19 वर्ष की उम्र की बच्चियों की शादियां नहीं हो सकती। उस समय उसकी उम्र 19.5 साल थी। शादी हुई और हमेशा लगता है हनीमून पे जाएं, पर मुझे लगा कि ना, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्यों हनीमून में जाऊं, मैं किसी से पैसा लेके क्यों जाऊं। हम लोग कहीं नहीं गए। उसकी पढ़ाई करनी थी, मेरा स्ट्रगलिंग फेज था। उस समय मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं बना था, सिंपल MBBS डॉक्टर था। उसके बाद वो जंग जो होती है हर मनुष्य के जिंदगी में आती है, मैं उसका कहीं से कोई एक्सेप्शन नहीं था। मैं लड़ा, पत्नी के लिए उसको पढ़ाई कराने थी। अगर बोला जाए एक पिता के रूप में अपने बच्चे को जो पढ़ाता है, मैं हस्बैंड के रूप में पत्नी की पढ़ाई करा रहा था। कोई कमाने का कोई जरिया नहीं था। फिर मैंने शुरुआत किया अपना एक क्लिनिक, एक दवा के दुकान के पीछे से। 5 रुपए फीस थे। मुझे याद है 4 दिन तक मेरे पास कोई पेशेंट नहीं आया। मैं बोला ये कौन सी जिंदगी है, मैं किस लिए डॉक्टर बनाऊं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। 5 रुपया भी कोई देना नहीं चाहता है। उसके बाद आगे बढ़ी। उसी समय मेरे बड़े भाई थे, अब 2014 में उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने कहीं ना कहीं ये समझा कि इसको परेशानी है। वह उस समय जो कमाते थे कुछ पैसा जबरदस्ती मेरी पत्नी को देने लगे। घर का खर्चा कुछ हद तक चल जाता था। स्कूटर में भी तेल जलाने के लिए भी आपको पास कुछ पैसे चाहिए, वो पैसा मेरे भाई से मिल रहा था। मेरे पिताजी ने कोशिश की, मैं बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं कोशिश करके कमाऊंगा। उसी तरह समय बीता, 94 आ गया। 94 में मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और पहला बच्चा हमारा जिंदगी का, जिसका नाम आज अक्षत है। लेकिन मुझे याद है कि जब भी मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था, वो बोलता था कि इसको बहुत पौष्टिक आहार देना है। पौष्टिक आहार मीन्स अच्छा फल, अच्छी दूध और बहुत सारी बातें। अगर जिसके पास पॉकेट में पैसा नहीं, वो सोचने लगता है कि ये कहां से लाऊं। वो परेशानियां झेला, पढ़ाई कराता गया। हमारी जिंदगी में 94 से 98 आया। लेकिन 94 की एक बात मैं हमेशा बोलूंगा, जब एक पेशेंट मेरे पास आया, वो बोला कि डॉक्टर साहब बाहर तो कोई आदमी ही नहीं है जो हमको बताए कि आप कहां बैठे हैं।
मैं बोला कि अच्छा एक कंपाउंडर रखता हूँ। वो पहला कंपाउंडर मेरी जिंदगी में जो आया, संजय नाम है उसका, आज भी मेरे साथ है, 28 वर्ष हो गए। उसने 150 रुपया मासिक मुझे बोला कि मैं 150 रुपया लूंगा, और मेरे पास उस समय महीने की कमाई थी 350, 300, यही। काफी जंग हुई मेरे पत्नी के बीच में कि 150 रुपया आएगा कहां, कैसे दीजिएगा। मैं बोला कि नहीं, बड़ा खराब लगता है, कोई आता है बोलता है भाई कोई आदमी नहीं है, तो उसको मैं रखा। उसके बाद कुछ हद तक हम लोग आगे बढ़ना शुरू किए। 1998 में मेरी बिटिया का जन्म हुआ, अजाकृति वो है। मेरे दोनों बच्चे आज डॉक्टर बन चुके हैं। लेकिन वो जो कष्ट मेरे बच्चों को भी मिला उस समय, उस चीज को मैं सोच के लगता हूं कि ना, एक समय, आज जो सरकार बोल रही है कि एक उम्र के बाद ही शादी होनी चाहिए, आपने अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो तो उसको बहुत ज्यादा दुनिया का बोझ नहीं लेना चाहिए। खैर, मैं शायद किस्मत वाला था, बड़ों का आशीर्वाद था, मैं आगे बढ़ना शुरू किया। और मैं जिंदगी की पहली पेशेंट जो 5 रुपए की थी, एक मुस्लिम लड़की थी, तस्लीना खातून, उसने मुझे पहला 5 रुपए दिया। आज भी वो मेरे से जुड़ी हुई है। उसके बाद जो समय आया, मैं कुछ हद तक मार्केट में स्टैब्लिश कर रहा था। एक दिन मेरे पास जब 10 रुपए फीस थी, एक व्यक्ति आया शाम में, बोला कि डॉक्टर साहब एक दवा लिख दीजिए, हम कल डॉक्टर मोतीलाल से इलाज करा लेंगे। हम बोले यार हम एक्सरे करा देते हैं, हड्डी का डॉक्टर मैं हूं, मैं कर देता हूं। बोला नहीं नहीं नहीं, आप कीजिए, लिखिए ना। मैं बोला ये डॉक्टर मोतीलाल कौन है। अगले दिन मालूम चला कि वह एक ट्रेडिशनल हड्डी बैठाने वाले, नस बैठाने वाले। हमने यार ये तो मेरी बस किस्मत ये है। तब तक मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हो चुका था। मैं 97 की बात बोल रहा हूं, 95 के बाद मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गया था, मुझे ऑर्थोपेडिक की डिग्री मिल गई थी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, बैठाने वाले के पास लोग ज्यादा गुणान चाह रहे हैं। मोतीलाल, जो कि मालूम हुआ कि बिहार सरकार के एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, उसके बहुत भीड़ लगती थी नस बैठाने के लिए। मैं उनसे मिला, मैंने कहीं ना कहीं आप में वो गुण है जो मुझ में चिकित्सक होके नहीं है, मुझे आपसे कुछ सीखना। मैंने सुबह सुबह उनके पास गया और पैर छू के आशीर्वाद लिया। मैं बोला सर आपसे मुझे कुछ सीखना है कि क्यों वो मरीज मुझसे इलाज नहीं कराए, आपके पास गया। उनके साथ बहुत ही अच्छा मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे बहुत सारी बताया कि मरीजों से कैसे बात करना है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं, साइंस आपको बता दी जाती है, आर्ट्स कोई नहीं बताता है। साइंस ऑफ लाइफ इज डिफरेंट, व्हाट इज आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ प्रैक्टिस इज समथिंग डिफरेंट, जो कि हम लोगों को अगर बोला जाए, हमें युवा वर्ग को प्रेरित करना चाहिए कि किस तरह से आप अपने मरीजों से बात करें, क्योंकि वह ह्यूमन टच है जो कि मरीजों से आपको जोड़ता है। अगर आप ढंग से बात नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं हैं, उसके सर पे हाथ नहीं देते, उसके नब्ज को ढंग से नहीं पकड़ते, उस मरीज के बीच में वो कनेक्शन नहीं हो पाती है जो हम लोगों को लगता है। मरीज और डॉक्टर के बीच में एक डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आज हमारे जो युवा वर्ग के चिकित्सक हैं, उनको मैं अभी अपील करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा, मरीजों से पहले संपर्क बनाइए, उनके दिल में उतरिए। दिल में जब उतरिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। उस समय पटना की धरती पर प्रैक्टिस करना बहुत कष्ट था। 2004 में मैंने अक्षत सेवा सदन की स्थापना की, और आज 18 वर्ष के बाद वो जो गाड़ी एक स्टाफ से, संजय से शुरुआत हुई थी, आज हम लोग 100 से ज्यादा स्टाफ हैं। वो सारे स्टाफ मेरे साथ एक परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको अक्षत परिवार बोला जाता है। अक्षत परिवार जिसमें 100 लोग हैं, उसके पिता के रूप में, उसके गार्जियन के रूप में अमूल्य कुमार सिंह है जो उनके बच्चों की देखरेख करता है, और मेरे 2 स्टाफ की बदकिस्मती से 18 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई है। उनके बच्चों को मैं पढ़ाई लिखाई करा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है, जो युवा चिकित्सक हैं, वो जब से पटना में आना शुरू किए बाहर पढ़ के, उनको हमेशा लगा कि एक गार्जियन के रूप में कोई है अमूल्य। तब ये बात जरूर आती है कि वो आपके पास क्यों आते हैं, क्योंकि 2000 से मैंने प्रण किया, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं मैं उनको उठाऊंगा। कहा जाता है अगर आप समाज को धीरे धीरे उठाते हैं, आपकी उन्नति खुद होते जाती है। ये पूरी जनता, ये एक डॉक्टर के रूप में नहीं, किसी भी व्यवसाय में आप काम कर रहे हैं, कोई भी आप कहीं भी कार्यरत हो, अपने आसपास के सहयोगियों को साथ लेकर चलिए। एक टीम एक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास अपनी टीम नहीं है तो वह आपको मजबूती से आगे आपके जर्नी को सफलता नहीं पहुंचा सकती है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं 100 तो मेरा अक्षत परिवार है, और करीब करीब जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स मेरे बाद के, मेरी उम्र अभी 58 वर्ष की है, और हमारे जितने भी छोटे
चिकित्सक जो यंग एज के हैं वो मुझे अपना इंस्पिरेशन इसलिए मानते हैं। मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूं तुम यंग हो, मैं बोलता हूं यू आर मोर एक्सपीरियंस, मोर टैलेंटेड, तुम आगे बढ़ो, मैं साथ साथ तुमसे सीखूंगा। तब उनको लगता है कि नहीं, हम लोग खुद आगे बढ़ेंगे, आगे सिखाने की कोशिश करेंगे। 2020 के पहले कोई नहीं जानता था कि किसी के जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव होगा। हम लोग बहुत कुछ एम्बिशियस थे, हमेशा लगता था कि आसमान की ऊंचाइयों पे हम सबको पहुंचना है। लेकिन 2020 कोविड, मैं बोलूंगा एक बहुत बड़ा उदाहरण है सबकी जिंदगी के लिए। अपने पारिवारिक मूल्यों को हमें समझने का मौका मिला। आप घर में बंद थे, वो लॉकडाउन नहीं था, आप अपने पत्नी, अपने बच्चों को समझ रहे थे। वही हाल मेरा था। मैं उस समय बहुत कुछ अंतर्मन से चिंतन किया, कहां कहां मेरी गलतियां होती रही हैं। तब मुझे लगा कि ना, मैं कुछ घमंड से कुछ आगे दुनिया में उठना चाह रहा था, जो कि शायद अभी मेरे पास नहीं हुआ था। वापस फिर से धरती के उसी जगह पे मैं पहुंचा, क्योंकि आसमान में कोई परिंदा कितना भी ऊपर करने पर जाए, रात में उसको सोने के लिए उसी घोंसले में आना पड़ता है। आज वही हालत है। हमें अपने प्रोफेशन, फैमिली, पर्सनल मीन्स जो हमारा प्रोफेशनल वर्क है, सामाजिक और पारिवारिक, उसको बैलेंस करना है। और जब तक परिवार को आप साथ लेके नहीं चलेंगे, वो खुशियां आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल को खुशी मिलना बहुत जरूरी है। जिस दिन हम खुश रहेंगे, मरीजों को अच्छा इलाज करेंगे। अगर हम खुश नहीं हैं, कभी भी मरीज को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए पारिवारिक मूल्यों को समझते हुए जॉइंट फैमिली जो मैं बोलता हूं, हमेशा संयुक्त परिवार आज हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा जरूरत है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ काम करते हैं तो उनके बच्चे अगर घबराते हैं तो इसलिए घबराते हैं वो सिंगल फैमिली में रह रहे हैं। आप संयुक्त परिवार को जोड़िए, आपके भाई, आपके दादा, आपके नाना नाना, सब लोग आपके साथ हैं। वो आपके बच्चों को प्रेरित करेंगे, अच्छा चीज सिखाएंगे, कभी भी गलत नहीं सिखाएंगे। और एक बात हमेशा सबसे आती है, बिहार क्यों आए? हम जब बाहर जाना चाहते हैं, मैं बिहार क्यों आया? 1995 में बाहर चला गया था। दिल्ली में मेरी नौकरी मिल गई थी, लेकिन उस दिन वहां डॉक्टर सूरल थे दिल्ली में, एक बहुत सीनियर डॉक्टर। उन्होंने बोला कि अमूल्य तुम दिल्ली क्यों आए? मैं बोला सर आई वांट टू गो अब्रॉड, मैं बिहार नहीं रहूंगा, मैं बाहर जाऊंगा। तो बोले कि जब सब लोग बाहर चले जाओगे तो बिहार की जनता का क्या होगा, उसको कौन देखे? मतलब सर मैं ऐसे भी कोई बड़ा डॉक्टर नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा डॉक्टर हूं, मुझसे कौन जांच कराने वाला है? कौन सी जनता मेरे न रहने से मरने वाली है? और सबको अपने डॉक्टर मिल जाएंगे। बोले कि यही एक गलती है, बूंद बूंद से सागर मिलता है। अपनी धरती को पहचानो, जाओ वहां सेवा करो, और जब सेवा करोगे तब आपको सब चीज मिलेगा। तो यंग जनरेशन ये सोचते हैं कि ना मैं डॉक्टर बन गया, मैं अब विदेश चला जाऊंगा। जब विदेश चले जाओगे आपके माता पिता का क्या होगा, आपके सहपाठियों का क्या होगा, आपके शिक्षक को क्या होगा, जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, सब चीज बड़ा किया। तो इसलिए आप वापस अपने वतन पे जाओ, काम करो, सब फैसिलिटी है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो जिंदगी में आपको कमी है, सब फैसिलिटी मिलेगी। आप वहां जाओ, कार्य करो। जो जीवन रक्षक है उनको थोड़ा सा अपने जैसा मानिए। वी आर नॉट गॉड्स। कोई भी डॉक्टर को कोई भगवान बोलता है, ये गलत बात है। कोई डॉक्टर भगवान नहीं है। हम लोग एक आम इंसान हैं, हम भी कुछ बस सेवा जानते हैं, कुछ करते हैं, मरीज को अच्छा करना चाहते हैं और मरीज को अच्छा करेंगे। हम लोग मिलकर करेंगे, एक टीम के साथ करेंगे, समाज में आप सब लोगों को लेके चलेंगे। और हम लोग के लिए जो चीज सबसे जरूरी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। एक व्यक्ति भी अगर आगे बढ़ेगा, समाज उसके साथ चलेगा। कि हर व्यक्ति अकेला इस दुनिया में रहता है, अकेला पैदा हुआ, अकेला मरेगा। और उसको यह समझ लेना होगा, मैं खुद ही तय करता हूं अपनी मंजिल आसमानों की, क्योंकि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो परिंदा खुद सीखता है उड़ना। इसलिए आप अकेले होकर भी दुनिया के सर्वोच्च स्थान पे पहुंच सकते हैं। बस एक जुनून होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। एक्सेलेंस इज अचीव्ड बाय ओनली दोज पीपल हु डेयर टू बिलीव दैट समथिंग इनसाइड देम is superior to circumstances। वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास लाओ, तुम जिंदगी में सफल पाओगे। सफलता तुम्हारे कदम चुनेगी। और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहो।